नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश के एक बेहतरीन पत्रकार हैं नीलू व्यास। राज्यसभा टीवी में रहीं, अलग अलग टीवी चैनल में रहीं, कई जगह आप उनको सुनते रहते होंगे। बड़ी बहादुर पत्रकार है। मैंने देश के जो मौजूदा मुद्दे चल रहे हैं उनसे, उन तमाम मुद्दों पर उनसे बड़ी बेबाक बातचीत की और बड़े जोश के साथ और बड़े हौसले के साथ उन्होंने उन मुद्दों पर मुझे जवाब भी दिए। नीरू जी ने कहा कि ये वो वक्त आ गया है जब आम आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अब अदालतों से भी ईमानदारी भरे फैसले दिखते नहीं है। निर्वाचन आयोग तो बेईमान हो गया, ये बच्चा बच्चा कह रहा है। उन्होंने कहा कि हम पहले जजों पे कमेंट नहीं करते थे, लेकिन अगर जज भी अखबारों में तेल डाल के बैठ जाएंगे तो सवाल पूछने पड़ेंगे कि उमर खालिद की जमानत पर 4 साल में फैसला क्यों नहीं होता है और राम रहीम जैसा बलात्कारी इतनी आसानी से पैरोल पर बार बार क्यों बाहर आ जाता है। क्या कारण है कि योगी और मोदी जी कटोगे बटोगे टाइप के नारे देते हैं और ये देश खामोशी से सुनता रहता है। बहुत अच्छी बातचीत है, पूरी बातचीत सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बातचीत सुनिए, मुझे बताइएगा कि बातचीत कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करने के बाद चलते हैं नीलू व्यास जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है नीलू व्यास जी आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। आप जैसी सीनियर जर्नलिस्ट आज मेरे साथ आई, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं बहुत दिनों से आपके साथ एक शो करना चाहता था। बहुत दौर से मेरी पूरी टीम जब आप राज्यसभा टीवी में थी तब से आपको लगातार देखती रही थी और देश के जो हालात हैं, मुझे लगा आज आपने इतने शानदार शानदार इंटरव्यू किए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो आपसे बातचीत की जाए। कैसा लगता होगा जब देश में हम लोग कह रहे हो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो उसी दौर में हमारे देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, मारपीट, ये सब नारे जो होते हैं, क्या लगता है नीरू जी इतने सालों के अनुभव के बाद, क्या कभी किसी ने सोचा था कि देश इस दिशा में भी आगे चला जाएगा? संजय, मैं इंडिविजुअली अगर मैं तुम अगर मेरी राय पूछोगे तो एक पत्रकार के रूप में जब देखती हूँ उस तरीके के हालात तो मुझे लगता है कि देश बहुत पीछे जा रहा है। हम भले ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रहे हों, हम ये कह रहे हों कि हम तो विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन हम जा किधर को रहे हैं? हमारे पास आज भी विकास केवल नाम पे ही है, क्योंकि जो हमारी मानसिकता है वो बटोगे और कटोगे की है। हमारे जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों या फिर आप मंत्री को जो गिरिराज सिंह हैं उनको देख लीजिए, या फिर वो जो प्रदीप सिंह अरेरिया के जो एमपी हैं उनका ये कहना है कि भई अरेरिया में रहना है तो हिंदू ही होना पड़ेगा। किस बात का संविधान है? मुझे तो ऐसा लगता है, और बहुत ही एक एक्सट्रीम व्यू लोग उसको मानेंगे, लेकिन बीजेपी को क्या संविधान की ज़रूरत है? वो अपना ही एक संविधान चला लें। हमारे देश के संविधान की उनको ज़रूरत क्या है? वो सीधे-सीधे ये कह दें कि देश में जो संविधान चल रहा था, वो कांग्रेस के समय में जो संविधान बनाया गया था, वो हमारे लिए नहीं बना है। हम क्यों ऐसे संविधान का इस्तेमाल करें? आप अपना संविधान ले आइए। लेकिन नाटक संविधान का और मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाटक, ये कह के कि हम विश्व गुरु हैं, हम तो सारे धर्म के लिए हम लास्ट माइल तक चलते हैं। ये जो आडंबर है, ये जो पाखंड है ना, ये वाक़ई में बहुत ही आपके मन को दुखी करता है, और मुझे लगता है कि बहुत ही एक प्रिटेंशियस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जहाँ पर केवल और केवल दिखावा करते हैं लोग, केवल और केवल दिखावा, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल शैम बोलते हैं, एक अंग्रेज़ी में फ्रेज़ है, संवैधानिक दिखावा। वो संवैधानिक दिखावा मुझे लगता है कि आज के दौर में संजय हो रहा है, और एक पत्रकार के रूप में ये चीज़ कहने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन यही यही हकीकत है। आज के दौर की यही हकीकत है। जी संजय। नीलू जी, ये मैंने देखा कि जो 2024 के नतीजे आए, 300 पार, 400 पार, 350 पार, जो शुरू शुरू में नारे लगे थे, उन नारों की हवा निकली, पूरा बहुमत नहीं मिला। तो समझ में आया कि ये जो विकास का ढोल पीटा जा रहा था, जो बातें की जा रही थी, उसकी हवा निकल गई। और फिर देश को या बीजेपी को, संघ को, जिसको भी लगा होगा कि अब दौर फिर वही लाना है कि हिंदू बनाम मुसलमान। ये जो दौर इस देश में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, डर ये भी लगा कि पिछड़े और दलित अपने अधिकारों के लिए इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिस तरह से शिकस्त मिली, उसने और माथे पे शिकन डाल दी। आपको लगता है ये बटोगे कटोगे इस तरह की जो राजनीति है, वो सिर्फ पिछड़ों और दलितों को हिंदू बनाने की राजनीति है, लेकिन क्या इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और क्या बीजेपी कामयाब हो जाएगी? देखिए, बीजेपी ने हमेशा से एक नफ़रत की राजनीति की है, हमेशा से हर समाज के तबके को बाँटने का काम किया है,
और जिसको वो सोशल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं कि देखिए हम समाज में एक नई तरीके की इंजीनियरिंग ला रहे हैं रीच आउट करने के लिए। 5 किलो राशन बांटकर अगर आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं तो फिर ये क्या ओबीसी की रीच आउट एक्सरसाइज है? ये तो आप नए नए ढंग ढूंढ रहे हैं कि पहले आप समाज को बांटो, फिर उसको एक अलग सब कैटेगरी में बांट दो, फिर उसको आगे की कैटेगरी में बांटो और इतना बांट दो कि समाज बचे ही ना। इसी तरीके से बांट रही है बीजेपी आज के समाज को। वो ये कहेगी कि देखिए ओबीसी के पास हम रीच आउट करेंगे, फिर ओबीसी की जो सब जाति है उनके पास जाएगी, फिर उनके पास जाएगी। लेकिन जो एक अम्ब्रेला जो स्लोगन होता है बीजेपी का वो यही है, कटोगे तो बटोगे। तो अगर इस तरीके से अब जैसे हरियाणा में जो चुनाव हुए, हरियाणा में ये कहा गया कि जाट वर्सेस नॉन जाट एक तरीके से कंसोलिडेट हो गए, ओबीसी डर के वजह से सारे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो ये सब नैरेटिव बनाने की बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप इतना बांट दो समाज को कि समाज के पास वो जो एक रीढ़ होती है खड़े होने की वो खड़ी ना हो पाए, समाज खड़ा ही ना हो पाए। मुझे लगता है कि बीजेपी उस तरीके की राजनीति करती है जहां पर समाज के किसी भी तबके को खड़ा मत रहने दो, समाज के हर तबके को ये बताओ कि देखो मोदी जी ने आपके ऊपर ये एहसान किया है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत भी आप अपना सिर उठा सकते हो तो आप उनको धन्यवाद दो, उनका शुक्रिया करो और आप उनको वोट दो। मॉरल जो एक ऑब्लिगेशन होता है बीजेपी का कि ठीक है हम आपको राशन बांट रहे हैं, हमने आपको घर दिया, हमने आपको टॉयलेट्स दिए, इसलिए आप हमें वोट करिए। और कहने को पूरे विश्व के सामने हम क्या कहते हैं कि हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हम सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, हम समाज के हर तबके को फायदा पहुंचाते हैं। तो ठीक है आप मटीरियलिस्टिकली बोलने को आप कुछ भी बोल दें, लेकिन जो आपका सामाजिक जो ताना बाना है, जो सामाजिक ढांचा है, आपने उसकी तो बिल्कुल ऐसी की तैसी कर दी, कुछ भी बचा नहीं है, बिल्कुल तितर बितर हो गया है समाज। लेकिन मुझे तो हैरानी होती है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी शासित कोई भी राज्य हो, किसी भी मुख्यमंत्री को सामाजिक ताने बाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए आप देखिए इम्प्यूनिटी के साथ, जिसको एक शब्द कहते हैं कि उनके मन में कोई गिला शिकवा नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब वो जो साबिर मलिक का केस देख लीजिए आप, जो जिसको कि बेचारे को मार दिया गया था ये कहते हुए कि भाई उसने उसके घर में बीफ मिला था, उसने बीफ खाया। अब पता चल रहा है कि लैब रिपोर्ट में कुछ ऐसा था ही नहीं। आज कोई अकाउंटेबल है साबिर मलिक जैसे लोगों की डेथ का? पीट पीट कर उस बच्चा उसको इस बेचारे को मार दिया गया। आज कौन इसके लिए अकाउंटेबल है? तो अकाउंटेबिलिटी की तो हम बात करें ही ना। अगर आप और हमारे जैसे लोग अगर अकाउंटेबिलिटी का सवाल खड़ा करेंगे तो कहेंगे ये तो सरकार के विरोधी लोग हैं। तो इस तरीके का जब सामाजिक ताना बाना बुन दिया जाएगा तो आप क्या कहोगे? आप लॉजिक, आप सेंस, रीजनिंग, आप उसकी बात ही नहीं करो। और जो लॉजिक और सेंस की बात करे उसको आप उसके खिलाफ या तो केसेस कर दो, या तो आप उसको जेल भेज दो, और या तो आप कह दो कि वो देश विरोधी है। तो यही सामाजिक ताना बाना बीजेपी ने बुना है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि ये समाज कैसे आगे चलेगा, और जो हमारी आज की पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हमारे जो छोटे हैं, वो जब बड़े होंगे वो कैसे समाज में बड़े होंगे, ये एक बहुत चिंता का विषय है। पुराने जमाने के जो नेता थे, चाहे वो नेहरू हो, चाहे फिर आई के गुजराल हो, चाहे देवेगौड़ा हो, वो सब 4 जनरेशंस आगे की बात करते थे। मोदी जी के राज में, जो पिछले 10 सालों से इनकी सरकार है, जो बच्चे पैदा हुए थे मोदी जी के राज में, आज वो बच्चे 10 साल के होंगे। अब ये जब तीसरा कार्यकाल होगा वो बच्चे 15 साल के होंगे। किस तरीके की जनरेशन वो बनाएंगे मोदी जी, ये खुद सोचे। मुझे तो लगता है कि बहुत ही सीरियस इशू है और बहुत कंसर्निंग इशू है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये पोस्ट कर रहे थे कि बीजेपी जो हिंदुत्व का गेम खेलती है, कांग्रेस अब उसकी काट नहीं ढूंढ पा रही। कांग्रेस को भी हिंदुत्व की एक राजनीति करनी पड़ेगी, मुसलमानों को साथ लेके उसको हिंदुत्व की भी बातें करनी पड़ेगी। आप क्या सहमत है कि कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो भी मंदिर की बात करे, वो भी टीका लगाए, वो भी इस तरह का नाटक करे? क्या जरूरी है, या फिर देश अभी भी सेकुलर विचारधारा के साथ खड़ा होगा? क्योंकि जो वोट आए हैं इस बार, तो वो उन्माद के खिलाफ वोट है देश में, एक तरह का कि हमने आपको पूर्ण बहुमत नहीं दे सकते हम लोग। तो कांग्रेस को इस बीजेपी की इस उन्मादी राजनीति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को बीजेपी को कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस की जो मेन रीढ़ है, जो कांग्रेस की फाउंडेशन है, वो सेक्युलर राजनीति पे
खड़ी हुई थी कि आप समाज के हर तबके की आप बात करें। अब जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी या फिर जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप तो ठीक है, हिंदू अपीजमेंट का आरोप बीजेपी पे भी लग सकता है, उसी तरीके से कांग्रेस पर आप मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप बीजेपी लगाती रही है। लेकिन जो संविधान की, सेक्युलरिज्म की जो राजनीति थी, जो एक समय में बहुत ज्यादा सफल हुई थी, मुझे लगता है कि वापस उसी फाउंडेशन पे ही कांग्रेस को काम करना चाहिए। और काफी कुछ पटरी पर राहुल गांधी लेकर भी आए थे 2024 में, जो संविधान का नारा दिया, सब 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 लोगों को साथ लेके चलने का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये बहुत अच्छा स्लोगन था और उसने राहुल गांधी को बिल्कुल सेंटर स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व की राजनीति का जवाब देकर और कांग्रेस के लोगों को भी टीका लगा देना चाहिए या बहुत ज्यादा मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि जब हिंदुत्व को कॉपी करेगी कांग्रेस तो फिर सब यही कहेंगे कि अरे बीजेपी को तो आप पछाड़ नहीं सकते, और फिर वो कांग्रेस का आडंबर लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जिस पटरी पर इस समय राहुल गांधी चल रहे हैं, उसी पटरी पर सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के और नेता भी चले। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी केवल और केवल कांग्रेस में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द चीजें हो रही है, और ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो बाकी नेता हैं वो उतनी ही एनर्जी से, उतने ही पैशन से वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब सिस्टम क्या है, उनको काम कितना करने दिया जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा निटिग्रिटीज में नहीं जाऊंगी, लेकिन राहुल गांधी के अलावा भी लोगों को दिखना होगा। जैसे पुरानी कांग्रेस में दिखता था, नेता नजर आते थे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लीडर्स दिखता था कांग्रेस में, और लोग कहते थे कांग्रेस इज अ गैलेक्सी, यू फाइंड अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स इन कांग्रेस। तो वो चीज कांग्रेस को मेंटेन करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है वही कांग्रेस की यूएसपी है। बीजेपी को कॉपी करने से मुझे नहीं लगता कांग्रेस को कुछ भी मिलने वाला है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव थोड़ा डरा रहा है बीजेपी को। महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है और जो हालात हैं वहाँ पे अलग अलग गुट बटे हुए हैं, महायुति में बहुत फूट है। अरे खराब चीज़ें महा अघाड़ी में भी हो रही हैं, महाविकास अघाड़ी में भी हो रही है, लेकिन महायुति की लड़ाइयाँ ज़्यादा चर्चा में आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र में फिर से ये उन्माद का सहारा लेके जीत सकती है, या महाराष्ट्र बहुत बड़ा मुश्किल में ले आया है बीजेपी को, जिससे पार पाना संभव नहीं है, नजर नहीं आ रहा उसको? संजय, ऑनेस्टली बताऊं तो हरियाणा के चुनाव के बाद से जो चुनावी प्रक्रिया है ना, उससे पूरा भरोसा उठ चुका है। क्योंकि हरियाणा का जो सेंटिमेंट था, जो पब्लिक सेंटिमेंट था, वो पूरा कांग्रेस के फेवर में था, और समाज का हर तबका, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे पहलवान हो, वो सब बीजेपी के खिलाफ थे। लेकिन बीजेपी ने, आपने खुद ही देखा होगा, मैंने तो कई काउंटिंग एजेंट्स के भी इंटरव्यूज किए और उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से फ्रॉड हुआ है। लेकिन अब उस फ्रॉड को मानने के लिए ना जब अदालत तैयार है, ना जब आपका सिस्टम तैयार है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? इलेक्टोरल फ्रॉड का जब एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं देश में, कि अगर आपने इलेक्शन पिटिशन फाइल किया है, उस इलेक्शन पिटिशन को आप कितने दिन पेंडिंग रखते हो? उसकी कोई मियाद है कि आप इलेक्शन पिटिशन को इतने दिन में निपटाएंगे? ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जब देश में इलेक्शन फ्रॉड को टैकल करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है, और फ्रॉड पूरी तरह से हो रहा है, सामने दिख रहा है, कभी आपकी ईवीएम मशीन्स को बंद कर दिया जाएगा, कभी जो जो कनेक्टेड मशीन्स हैं वो ऑफ हो जाएंगी, या फिर अचानक, जो काउंटिंग एजेंट्स बता रहे थे, मैं उन्हीं के हवाले से बता रही हूँ, और वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, वो उन्होंने आप बीती बताई थी जो उन्होंने वहां पर फेस किया। जो पूरा काउंटिंग सेंटर है उसको किस तरीके से बनाया जाता है कि एक बेचारा काउंटिंग एजेंट है, उसको ऐसा लगता है कि वो नॉर्थ कोरिया में जाकर बैठ गया है। यानी कि जो पूरा काउंटिंग प्रोसेस है, बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं, हमारे राजीव कुमार क्या बोलते हैं कि हम तो बहुत रोबस्ट काउंटिंग सिस्टम बनाएंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड का हम इलेक्शन कराते हैं। कैसा गोल्ड स्टैंडर्ड का इलेक्शन, जब आपका बेसिक फॉर्म 17C सही नहीं है, आपके जो भी डाउट्स हैं मन में, आप उस डाउट को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है, और उस डाउट का डी के बारे में भी जब बात की जाती है तो आपको ये बोल दिया जाता है कि भाई आप डाउट क्यों कर रहे हो? इलेक्शन कमीशन तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और कोर्ट्स भी आपका साथ देते हैं, क्योंकि कोर्ट्स में जब ईवीएम और वीवीपैट का केस चल रहा था, तो याद करिए वो जिस तरीके का जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था, इलेक्शन कमीशन के लॉयर और वो लोग किस तरह से आपस में बहस कर रहे थे, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना पड़ा कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, वी विल फाइंड सम वेज आउट बट वी कैन नॉट गेट इनटू इट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने हाथ खड़ा कर देता है जब इलेक्टोरल फ्रॉड को पॉइंट आउट करने का मामला आता है। तो जब हरियाणा में इस तरीके की चीजें हुई हैं, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट याद करिए 2024 के चुनाव में क्या हुआ था। तो अगर महाराष्ट्र का चुनाव, पब्लिक सेंटिमेंट तो पूरा बीजेपी के खिलाफ है, और साफ साफ वहां की जनता को ये लगता है कि भाई आपने उद्धव ठाकरे की पार्टी के पीठ में छुरा भोंका, आपने लोगों को धोखा दिया, आपने पार्टी को तोड़ा, और लोगों को सुप्रीम कोर्ट से भी नाराजगी है
कि एक अवैध सरकार को आपने वैध ठहरा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से नाराजगी है, आपको चुनाव आयोग से नाराजगी है, बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसके अगेंस्ट तो आपकी नाराजगी है ही। किस एंगल से बीजेपी जीतेगी? क्या लाड़की बहन योजना दे देकर, आप घर बना बनाकर कितने दिन आप चलेंगे? तो सेंटिमेंट पूरा उसके खिलाफ है, लेकिन अब बीजेपी के पास पैसा है, मसल पावर है, किसी को खरीदने की ताकत है, और फिर संस्थाएं जब साथ में है तो फिर ठीक है, आप कैसे भी चुनाव जीत जाओ। लेकिन ऐसा जीता हुआ चुनाव मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, जो लोकतंत्र के लिए, वो ठीक नहीं है। कभी ना कभी ऐसा समय आएगा, और ये हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताती है। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लीजिए, आप पुराने जितने इंग्लिश रेवोल्यूशंस हैं उनको उठा के देख लीजिए। कभी भी इलेजिटिमेट सरकार कभी भी ज्यादा दिन नहीं चलती है, और खुद से जब नेता नहीं हटते हैं तो फिर उनको भगा दिया जाता है, और जनता एक समय आता है जब उनको मार कर भगाती है। तो ठीक है, अभी जितने दिन चल रहा है, जितने दिन भारत की किस्मत में इस तरीके की सरकार है जो आपके साथ फ्रॉड करती है ओपनली, आपके हर सवाल को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, तो फिर चलेगा। कितने दिन चलेगा ये भी देखना है। लेकिन हर समाज में एक रेजिलियंस होता है, हमेशा पुशबैक की एक ताकत होती है, तो वो देखना होगा कि वो पुशबैक कब बिल्कुल एक पीकिंग पॉइंट पर आ जाएगा और समाज फिर आपकी कोई बात सुनेगा नहीं। तो वही देखना होगा, और मुझे लगता है कि सरकार उसी सिचुएशन में लाकर चीजों को ढकेल रही है कि आप जाओ, कितना पुशबैक कर लो, और फिर एक अल्टीमेट सिचुएशन आएगी जब वो पूरा बबल फटने लगेगा, और तब आप समाज को संभाल नहीं पाओगे। बिल्कुल जी ठीक बात संजय। है नीरू जी। और मुझे तो लगता है कि एक बड़ा लोगों को मन में निराशा ये भी है कि मशीनों का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, ये हाथ से गिनने वाला दौर नहीं है। आज शाम को जो काउंटिंग का मत प्रतिशत होता है 24 घंटे बाद बढ़ जाता है, फिर 48 घंटे बाद बढ़ जाता है, फिर 72 घंटे बाद बढ़ जाता है। और हरियाणा में तो ये कुछ ये आंकड़ा क्या है कि जहां जहां ये वोट परसेंटेज बढ़ा वहां वहां बीजेपी जीत गई। तो लोगों के मन में चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र में संजय राउत ने शुरू में कह दिया था कि चुनाव आयोग का ये खेल यहाँ नहीं होना चाहिए? क्या लगता है कि ये महाराष्ट्र में भी हम यही सीन देखेंगे कि मत प्रतिशत बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, यानी तीसरे दिन तक वो मत प्रतिशत बढ़ता ही रहेगा? ऐसा भी हो सकता है क्या? संजय, कोई ताज्जुब नहीं होगा जब हमने 2024 के चुनाव में देखा, उसके बाद हरियाणा के चुनाव में देखा, तो महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरीके की एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन मुझे ये देखना है कि कोर्ट्स कब तक आंखें बंद करके इस पे बैठ सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो कोर्ट्स आंसरेबल होंगे। अभी आपने देखा था सीजेआई चंद्रचूड़ को, उन्होंने एक भूटान भूटान शायद गए हुए थे, वहां के लेक्चर में उन्होंने बोला कि भाई मुझे आगे की लेगेसी याद कैसे करेगी, हिस्ट्री मुझे कैसे याद करेगी। तो याद करेगी तो आपको कहीं ना कहीं तो आप आंसरेबल होगे। अभी आज जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जो भी चीफ जस्टिस आ रहा है उनको ये सारे जो स्टिकी इश्यूज है उन पर उनको बात करनी होगी, वो एड्रेस उनको करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट्स के लिए भी जनता शोर मचाएगी कि भाई ये किस तरीके की अदालतें हैं। तो नॉर्मली हम लोग अदालतों पे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे बिल्कुल अति होती जा रही है और चीजों को बहुत ब्रेजन कर दिया गया है। अब जिस तरीके से आजकल चंद्रचूड़ साहब का भाषण आ रहा है, आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि भाई आने वाले जो जजेस हैं या आने वाली जो नई नस्लें हैं जजेस की, अब मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं किसी जज के खिलाफ ऐसा कुछ बोलूं, लेकिन मैं सिस्टम पे कमेंट कर रही हूँ, इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ कि आपने न्याय की मूर्ति की पट्टी आपने हटा दी। आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चीजों को आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप ये कहते हैं कि भाई राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जब मैं वर्डिक्ट लिख रहा था तो फिर मुझे भगवान से याचना करनी पड़ी। एक जुडिशियल प्रोप्राइटी नाम की चीज होती है, वो कहाँ जा रही है? जस्टिस चंद्रचूड़ इज सपोज टू बी अ सैगेशियस पर्सन, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड है, और जब उनके मुंह से जब ऐसी बातें सुनाई पड़ती हैं तो मुझे लगता है कि अब जो आने वाली जो नस्लें होंगी जजेस की, तो उनके लिए तो खुला मैदान है। आप जैसे चाहो आप सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करो, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ना है। अब मुझे नहीं पता कि चंद्रचूड़ साहब का पर्सनल उसमें बेनिफिट क्या है, ये तो अभी नहीं पता चल सकता। जब वो रिटायर होंगे उसके बाद अगर वो कुछ बेनिफिट के लिए वो आगे जाते हैं या कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स रीप करते हैं, तब उस पर कमेंट्री होगी, जैसे रंजन गोगोई के साथ हुई थी। लेकिन आगे की जो जनरेशन्स हैं जजेस की, वो उनके लिए कैसा मैदान छोड़ कर जा रहे हैं, आप ये देख लीजिए कि जहां पर आप लेडी ऑफ जस्टिस का ब्लाइंड फोल्ड आपने हटा दिया, आप कह रहे हैं कि भाई जस्टिस इज नॉट ब्लाइंड, और आप जिस तरीके की चारों तरफ चीजें हो रही हैं, तो आप सोच लीजिए कि अदालतों की हालत क्या होने वाली है। और अगर जस्टिस चंद्रचूड़ इस बात को कह रहे हैं तो फिर बाकी जजेस क्या करेंगे मुझे नहीं पता।
और ये खाली मैं ही नहीं कह रही हूँ, दुष्यंत दवे ने एक इंटरव्यू में कहा, उसके बाद मैंने 2-3 जजेस के इंटरव्यूज किए हैं, बहुत ही स्केदिंग अटैक्स थे वो जुडिशरी पर, कि ये बहुत ही एक जो नया लो दिखता है जुडिशरी में वो दिख रहा है। सो इट्स थिंग्स रियली डोंट लुक वेरी वेरी एनकरेजिंग, संजय। नीरू जी, जब उन्होंने पूछा कि इतिहास कैसे याद करेगा, तो सोशल मीडिया पे लंबी चौड़ी पोस्ट लोगों ने लिखी कि इतिहास ऐसे याद करेगा कि आपके टाइम में न्यायालय में राम रहीम जैसे बलात्कारी को जमानत मिल जाती है और 4 एब्सोल्युटली। साल से बंद जेल में उमर खालिद का कोई जिक्र भी नहीं आता है, तारीख पे तारीख लग जाती है, एक नौजवान का परिवार उसको इंतजार करता रहता है। उमर खालिद के मामले में अदालतों को सांप क्यों सूंघ जाता है? क्या उस नौजवान की इतनी बड़ी गलती है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में उसकी जमानत पर सुनवाई नहीं होती है? यही यही तो सबसे बड़ी दुविधा है पूरे जुडिशियल सिस्टम की, कि आप जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपका बेल आपका एक राइट है। मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि कोर्ट्स को क्यों इतनी देरी हो रही है समझने में। अब जैसे पीएमएलए के केसेस है, पीएमएलए के केसेस को एक हौवा बना दिया गया था। अब लेकिन जब से लगातार पीएमएलए के केसेस डिमोलिश हो रहे हैं, डिमोलिश शब्द मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि एक किले की तरह खड़ा कर दिया था मोदी सरकार ने पूरे उस पीएमएलए के कानून को, कि भाई एक ऐसा किला बना देंगे जिसको कोई भेद नहीं पाएगा। लेकिन धीरे धीरे कोर्ट्स को समझ में आया और कोर्ट्स ने उनको उसमें बेल देनी शुरू की, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब बरी हो गए, लेकिन बेल आपका हक है। एक लंबे समय का इनकैर्सरेशन ये आप नहीं कर सकते। एक बेसिक चीज कोर्ट्स ने नहीं मानी, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो, चाहे हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत समय लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया अंत में। लेकिन जिस तरीके से पीएमएलए का जो पूरा जो किला है वो बिल्कुल अब ध्वस्त दिखता है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि आपने अपनी ईडी और जो जितनी भी जांच एजेंसीज है उनका आपने दुरुपयोग करके और लोगों को बेल नहीं दिलवाई। अब कोर्ट्स ने उस चीज को डिमोलिश करना शुरू किया है। अब उसी तरीके से ये जो ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं, ये भी अब धीरे धीरे करके ध्वस्त होंगे। अब जैसे शारजील का केस था, शारजील के केस में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई ठीक है, अब उनका हक नहीं था, उन्होंने लेकिन बोला कि वी रिक्वेस्ट द हाई कोर्ट टू गिव एन एक्सपीडिशियस बेल। तो अब बेल उनको देनी पड़ेगी, जो भी नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें शारजील इमाम को भी बेल मिलेगी। तो मुझे लगता है कि उमर खालिद का भी केस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि अब इसको लेकर पब्लिक प्रेशर बन रहा है। और जनता का जब प्रेशर कोर्ट्स पे भी पड़ने लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट्स कितने दिन तक बेल करेंगी। लेकिन हाँ, कोर्ट्स को कटघरे में तो खड़ा करना ही पड़ेगा। पहले की पत्रकारिता में बोला जाता था कि भाई जजेस कुछ भी कह लें आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आप कब तक नहीं बोलेंगे? अगर जजेस ने अपने कान में तेल डाल लिया है, वो कोई चीज देखने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप बोलोगे, आप कब तक नहीं बोलोगे? और ये हमारा समाज ऐसा नहीं है कि जो हम पहले वाली पत्रकारिता कर लें कि भाई हम बैलेंस करके चले। बैलेंस करके आप क्या चलोगे? एक ऐसे समाज में जिसका बैलेंस ही पूरा बिगड़ गया है, आप कैसे बैलेंस होके चलोगे? आपको कहीं तो एक लाइन लेनी पड़ेगी ना, कि ईदर यू आर दिस साइड और दैट साइड। और सही चीजों के साथ अगर आप खड़े हैं तो आप खड़े हैं, वो आपके प्रिंसिपल की बात है, सिंपल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम तो अपने शुरू में लेटर पैड पे छापते थे कि हम निष्पक्ष नहीं हैं, क्योंकि हम सच के पक्षधर हैं। आपको एक पक्ष लेना ही पड़ेगा। जजों की बात हुई है, तो आपको लगता है कि एक टाइम में वो था कि चंद्रचूड़ साहब के दीवाने हो गए थे लोग देश में, बड़ी उम्मीदें थी। क्या ऐसा हुआ कि महामानव उनके घर पे गए और सारी तस्वीर बदल गई? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे गांव में कहे जाते हैं बहू के चरण पता चल जाते हैं। बहू घर में आई तो अच्छे काम हो गए, बुरे काम हो गए, तो कहते हैं कि बहू के चरण पता चल जाते हैं। तो महामानव गए और गणेश जी की आरती करी और उस दिन से चंद्रचूड़ साहब की बैंड बज गई। क्या लगता है आपको ये संयोग था, या ये कुछ प्रयोग था, या फिर वाकई में प्रधानमंत्री जी का उनके घर जाना उनके लिए बिल्कुल मुसीबत भरा साबित हो गया? अब मुसीबत तो आई क्योंकि जुडिशरी पे सवाल खड़े किए, और अगर चाहते तो मोदी जी इस चीज को कंट्रोल कर सकते थे, चंद्रचूड़ साहब चाहते तो कंट्रोल कर सकते थे। उनके पास ये पूरी पावर्स थी कि भाई अगर आपकी जितनी भी फोटोग्राफ्स ली गई हैं आप उसको वायरल नहीं करवाते। लेकिन बोथ ऑफ देम चोज टू मेक दोस पिक्चर्स वायरल, व्हिच मींस कि बोथ ऑफ देम वर कॉम्प्लिसिट। चंद्रचूड़ साहब भी उतने ही कल्पेबल हैं जितने कि मोदी जी कल्पेबल हैं। अगर चंद्रचूड़ साहब ने गलती की होती तो मोदी जी मना कर सकते थे, मोदी जी ने अगर गलती की थी तो चंद्रचूड़ साहब उसको कंट्रोल कर सकते थे। दोनों के पास एफिशिएंसी थी उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन नहीं किया। कारण क्या है उसमें मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज दैट इज ओपन टू स्पेकुलेशन, हर चीज उसमें स्पेकुलेट हो सकती है। लेकिन जो मैसेज गया है वो मैसेज बहुत गलत गया। मैसेज यही गया कि आप एक प्राइवेट फंक्शन में जा रहे हैं, और वही बात जो मैं पहले कह रही थी कि जुडिशियल प्रोप्राइटी की एक लक्ष्मण रेखा होती थी, जजेस का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता था कि भाई ठीक है आप इस तरीके से पब्लिक फंक्शंस में नहीं जाएंगे। लेकिन पब्लिक फंक्शन तो छोड़ दीजिए, अभी चंद्रचूड़ साहब ने 2 दिन पहले ये बोला
कि भाई judges have to meet the state CMs because their purse is controlled by them. A purse is controlled by them because their budget has to be allocated. अगर आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनवानी है तो उसके लिए सरकार आपको सैंक्शन करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जुडिशियल प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया गया है। अब हर चीज का एक लॉजिक देते हैं जजेस, और उस लॉजिक के बहाने एक अपने जुडिशियल पिलर को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका कंपैरिजन पुराने समय से जब होने लगता है तो अब ऐसा लगता है कि भाई जुडिशरी को क्या हो गया है। हो सकता है वो आज के जमाने से चलना चाह रहे हो। चंद्रचूड़ साहब की थिंकिंग आप देखिए, मैं उनको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रही हूँ पिछले कई, जिस समय से गणेश आरती आ रही है और उसके पहले भी जो उन्होंने वर्डिक्स दिए हैं, भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का एक अच्छा फैसला उन्होंने सुनाया, लेकिन उनकी बुराई भी उसलिए हुई क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी को बिल्कुल बंद कर दिया कि भाई देयर विल बी नो इंक्वायरी इनटू इट। अब अगर इंक्वायरी वो करते या इंक्वायरी के लिए सैंक्शन कर देते तो फिर क्या होता, कम से कम एक इलेक्टोरल बॉन्ड का केस लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचता। तो उन्होंने हाफ ग्लास को हमेशा फुल देखा कि ग्लास आधा भरा है, और बस उन्होंने सोचा कि अब उनका काम खत्म हो गया, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो मैंने एक इंटरव्यू किया था जस्टिस काटजू का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो उस इंटरव्यू में किया था वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ साहब को, आपको लगता है कि भाई बहुत ही निष्पक्ष होकर उन्होंने अगर बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय उनको चीफ जस्टिस बनना था और उनके फादर भी एक करियरिस्ट थे, चंद्रचूड़ साहब भी एक करियरिस्ट है। ये मैं कोट कर रही हूँ जस्टिस काटजू को। और उन्होंने कहा कि उसी करियर की लालसा में उनको ये फैसला सुनाना पड़ा, तो ये उनकी मजबूरी थी। तो अगर उस लाइन को हम आगे लेकर चलते हैं तो अगेन एज वी आर स्पेक्यूलेटिंग, तो हो सकता है कि उनको कोई एक आगे का करियर दिया हो, गणेश आरती उन्होंने की हो और उनको कोई अच्छा प्रॉमिस मिल गया हो प्रधानमंत्री से, या फिर अब ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मैसेज बहुत गलत गया। वो हमारी जुडिशरी के लिए भी गलत है, एग्जीक्यूटिव के लिए भी गलत है, और किस तरीके का हम एग्जाम्पल आने वाले लोगों के लिए सेट कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल बहुत गलत तरीके से सेट हुआ है संजय। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल आपसे नीरू जी, देश का आम आदमी जो उदास है सत्ता की, सरकार की हालत देखकर, सरकार के इस तरह के हिंसक व्यवहार को देखकर, वो दुखी है निर्वाचन आयोग को देखकर, और अब वो दुखी हो गया सर्वोच्च न्यायालय को देखकर। कहाँ जाए आम आदमी? उसका मन टूटता है तो करे क्या? मन को तोड़ना ही तो नहीं है, मन को और कड़ा कर लेना है कि अब आपके साथ अदालत भी साथ नहीं है, आपका कोई तंत्र साथ नहीं है, और अब आपको अकेले लड़ाई लड़नी है। तो अपने, ये नहीं कहूंगी कि शस्त्र निकाल लो और तलवार लेकर और जाकर मारपीट करो, लेकिन एक लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और हमें अपने नई जनरेशन को भी उस लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ेगा कि अगर आपका सिस्टम आपका साथ नहीं देता है तो आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मन छोटा करने की बात नहीं है, और हर देश में एक ऐसा दौर आता है कि जब आपके सिस्टम्स फेल कर जाते हैं, आपकी सरकारें आपका साथ नहीं देती हैं, तो पुराने जो इतिहास के जो पन्ने हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा दौर है जहां पर जनता की जागरूकता बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस समय जो सबसे अहम रोल है, पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी का रोल है। लेकिन सिविल सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी को जेल में बंद कर देते हैं, सिविल सोसाइटी को पनपने ही नहीं दिया जाता, उनके फंड्स को सील कर दिया जाता है, उनके फंड्स को काट दिया जाता है। तो ये है हमारी जो सिविल सोसाइटी की ग्रोथ। लेकिन सिविल सोसाइटी ही समाज को जागरूक बना सकते हैं, और उनका बहुत अहम रोल है। अगर बीजेपी आरएसएस के आधार पर पूरा चुनाव जीती है, तो आपको क्या लग रहा है, समाज अगर जागरूक होगा तो वो बिना सिविल सोसाइटी के जाग जाएगा? आज गांव में छोटे जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, अगर उनको अपने राइट्स के बारे में जानना है, आज भी साइकिल पर एक सोशल एक्टिविस्ट जाता है, गांव में लोगों को समझाता है। उस एक साइकिल पर चढ़ते हुए सोशल एक्टिविस्ट का उसको कोई ज्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो समाज के, गांव के एक छोटे से कोने में जाके लोगों को समझाता है कि उनके अधिकार क्या है, और इसीलिए वो राइट टू वोट बनता है कि भाई आप अपना मन कड़ा कर लो कि आपको किस पार्टी को वोट देना है, कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छी होगी। तो उस छोटे से सोशल एक्टिविस्ट के साथ आज कौन खड़ा है, उसी सवाल को मैं आज फिर से दोहरा रही हूं कि जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। सिस्टम्स आपके साथ नहीं है, अदालत आपके साथ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का भविष्य आप देख ही रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है। तो आपको अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है संजय। वो लाइन है ना, मैं तो अकेला चला था, जाने लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया नीलू जी, आपने इतना समय दिया, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू संजय। ये थी नीलू व्यास जी, और मुझको यकीन है बातचीत आपके मन को छू गई होगी। बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ आपकी राय का। शुक्रिया, थैंक यू।